हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले तो ये समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब दो नए पदार्थ, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग पदार्थ हैं, इन्होंने मिलकर किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसमें एक चीज याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को भौतिक विधियों द्वारा पलट नहीं सकते। मतलब जो केमिकल रिएक्शन हुई है उसे ऊर्ध्वपातन या बाष्पीकरण द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है और गैस का उत्सर्जन होता है। इसके बाद पढ़ेंगे अभिकारक एवं उत्पाद। इसके बाद पढ़ेंगे अभिकारक एवं उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल है Mg प्लस O2 और इस गिव्स MgO, मतलब Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, MgO बनाते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जो कौन कौन से भाग ले रहे हैं, Mg और O2, तो ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए। अब उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया ये है, ये तो अभिकारक हो गए, इन्होंने भाग लिया। अब निर्माण किसका हुआ, MgO का, तो ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के पदार्थों के प्रतीकों, सूत्रों का यूज किया जाता है, उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाते हैं। मतलब जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो पदार्थ यूज होते हैं उनके जो सूत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और जो सूत्र हैं, जो प्रतीक हैं, उनकी अवस्था को भी दर्शाया जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है Mg, ये क्या है, मैग्नीशियम है, तो सॉलिड है, और प्लस O2, ये क्या है, गैस है, तो क्या बनाएगा, MgO, तो ये क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। मतलब कि रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है और इसे समीकरण द्वारा दर्शाया गया है, तो ये क्या बोला जाएगा, रासायनिक समीकरण बोला जाएगा। और बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण के पदार्थों, रासायनिक समीकरण के पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो इनके सूत्रों, मतलब मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं और ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, तो इनके सूत्रों से दर्शाया जाता है और इनकी अवस्था को दर्शाते हैं। अवस्था क्या है, जैसे मैग्नीशियम है तो इसकी अवस्था सॉलिड है, ऑक्सीजन है तो इसकी अवस्था गैस है, और MgO बना है, ये सॉलिड अवस्था में बना है। अब देखिए, जैसे अब ये बन गया, अब ये जो समीकरण है ये संतुलित नहीं है। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। अब क्या करेंगे कि जो इस तरफ वाले हैं अभिकारक, उन्हें लिख लेंगे, प्लस लगेगा, आप उसे अलग ग्रुप में लिखेंगे, और जो इस तरफ है उसे लिखेंगे, और जो प्लस प्लस के बाद अलग ग्रुप हो जाता है उसे भी लिखेंगे। तो अब देखेंगे एक एक एलिमेंटों को लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, एक, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, एक, और ऑक्सीजन कितना है, 3। मतलब यहाँ पे एक है जो हिडन रहता है, एक नंबर हिडन रहता है। तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कैल्शियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, अब यहाँ पे देखिए एक हिडन है, ठीक है, तो कैल्शियम कितना हो गया, 1 हो गया। अब OH का होल ट्वाइस है, मतलब O भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार से इधर देखेंगे Ca कितना है, 1 है, NO3 का होल ट्वाइस, मतलब आयरन भी कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक हिडन है, एक हिडन रहता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब इसे देखेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। अब देखेंगे इसमें हाइड्रोजन 1 है यहाँ पे,
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सिर्फ 2 है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसमें नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। तो मान लीजिए हम पहले नाइट्रोजन को बराबर करें, तो इसमें 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को बराबर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन बराबर हो जाएगा। तो अब नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे 3, अब कितने हो गए 3 दूरी 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। अब देखेंगे कि नाइट्रोजन तो बराबर हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था 6 था, 3 था और कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 था, ये भी बराबर हो गया। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ये हाइड्रोजन 2, मतलब 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, मतलब 6 2 8 और 6 2 8 ऑक्सीजन हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे 2 ऑक्सीजन ये, 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4 हो गए। कैल्शियम यहाँ पे 1 था, कैल्शियम यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, तो मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो नंबर 1 देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसमें देखेंगे 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 अभिकारक हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कैसा है सॉलिड है और ऑक्सीजन कैसा है गैस है, तो इसने मिलकर क्या निर्माण किया CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे कोई अभिकारक है वो उसे टूट जाए और 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए। इसका उदाहरण देखेंगे CaCO3 किसमें है सॉलिड अवस्था में है, इसे ऊष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा CaO में और CO2 में। मतलब कोई अभिकारक है उसे ऊष्मा दी मैंने और वो CaO में टूट गया और CO2 में बना दिया उसने, तो CO2 गैस फॉर्म में बना और CaO सॉलिड अवस्था में बना। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में यही होता है कि जो अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, नंबर 2 वैद्युत वियोजन और नंबर 3 प्रकाशीय वियोजन। अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, अब देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है मान लीजिए कोई तत्व है वो अधिक क्रियाशील है, तो वो क्या करेगा कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देगा। देखेंगे इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर कर देता है। मतलब इसका एग्जाम्पल देखेंगे Fe लोहा है, किसमें है ठोस अवस्था में, CuSO4 ये जली में है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा FeSO4 प्लस Cu किसमें बनेगा ठोस अवस्था में। अब लोहे ने क्या किया कॉपर को विस्थापित कर दिया, लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया क्योंकि लोहा ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो लोहे ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें जो उत्पाद बनता है वो कैसे बनता है 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से बनता है, आदान प्रदान से बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे Na2SO4 किसमें अगर जलीय अवस्था में है प्लस BaCl2। अब कौन सी अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो इसमें देखेंगे क्या बताता है कि आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो अब कैसे बनेगा, अब इसमें देखेंगे जैसे क्या बनाया इसने Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। अब इसने BaSO4 क्यों बनाया, क्योंकि जो Ba होता है इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और जो SO4 होता है तो इसके पास क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपस में आयनों का क्या करेंगे आदान प्रदान करेंगे। इसने क्या बना लिया BaSO4। अब इसी प्रकार से देखिए NaCl कैसे बना, तो Na के पास होता है एक पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव होता है प्लस Cl क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इन्होंने क्या किया आयनों का आपस में लेन देन कर लिया, तो क्या बना दिया NaCl।
अब देखेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो अब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखेंगे, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना। मतलब उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो। तो इसमें इसका एग्जांपल देखेंगे C+O2। तो क्या बनेगा CO2। C+O2 गिव्स CO2। मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। अब देखेंगे अपचयन। तो अपचयन क्या होता है, उपचयन का जस्ट उल्टा होता है। ये क्या बोलता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हुई और इधर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। तो जो ये अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन। और जो ये अभिक्रिया कहलाएगी वो कहलाएगी उपचयन। क्योंकि इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। जब अपचयन और उपचयन एक साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन और उपचयन किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक साथ हो तो उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे।